तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट सियासी हलकों में भी दिखाई देने लगी है। दिग्गजों की बयानबाजी तेज हो चुकी है। वोट के लिए जुबानी जंग भी छिड़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी को चैलेंज उसी रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने भी चुनौती को स्वीकार कर संकेत दे दिए हैं कि उन्हें सत्ता से हटाने के सारे दांव पस्त हो जाएंगे। क्या है ओवैसी का चैलेंज और उस पर योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। उनके इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। सियासत में हर बयान की अपनी अहमियत है, अपने मायने हैं। क्योंकि बयान से बोला जाता है विरोधियों पर हमला, ध्वस्त किए जाते हैं जीत के मंसूबे और जनता के दिलो दिमाग पर छाकर तय होता है विजय का रास्ता। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दिग्गज अपने राजनीतिक सुर को बुलंद कर चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। और ऐसे माहौल के बीच जब ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती दे डाली तो इस बयान की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। विरोधियों के हमले तो बहुत हुए, तमाम सवालों पर सरकार की घेराबंदी भी हुई, लेकिन चुनावी दंगल में योगी आदित्यनाथ को ऐसी चुनौती अब तक किसी ने भी नहीं दी थी। योगी आदित्यनाथ चाहते तो ओवैसी को जवाब पहले भी दे सकते थे, लेकिन वो चुप रहे और इंतजार जिला पंचायत चुनाव के उन नतीजों का किया जिसने दिखा दिया कि हवाई बयानबाजी के बजाय उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत है क्या। देखिए, ओवैसी जी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायतों में से 67 पर बीजेपी की जीत हुई है। 53 सीटों पर हुई वोटिंग में 46 पर बीजेपी जीती है। बीजेपी की सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। इन नतीजों से एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला कितना मजबूत है और इसमें सेंधमारी सिर्फ बड़े बड़े बयानों से ही संभव नहीं है। आज पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों के परिणाम सामने आए हैं। ये परिणाम भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। यही ट्रेंड, क्योंकि जनता का एक विश्वास, जो कहा सो करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। ये पहला मौका नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को अपना दमखम दिखाया है। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद के निगम चुनाव में योगी स्टार प्रचारक बनकर उतरे तो बीजेपी का सितारा बुलंद हो गया। पूरे प्रचार में ओवैसी ही योगी के निशाने पर रहे और हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने वाले योगी के बयान ने यहाँ बीजेपी का भाग्य चमका दिया। चार मीनार के शहर में कमल खिला दिया।
अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हैदराबाद की सियासी जमीन पर योगी बीजेपी के लिए गेम चेंजर बने तो शायद ये बात ओवैसी को रास नहीं आई। योगी को लेकर ओवैसी के तीखे बयानों से ये बात साफ झलकती है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ओवैसी को भगा देंगे, जिस तरह निजाम को भगाए थे। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। हिंदुस्तान मेरे अब्बा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे डैडी का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पप्पा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पिताजी का मुल्क है। जब पिताजी का मुल्क है तो बेटा कहाँ निकलेगा। ओवैसी अपनी खास शैली की राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं। हैदराबाद से शुरू हुआ उनका सियासी लश्कर महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश में अलगार के लिए बेकरार है और यही वजह है कि खुद को इस चुनाव का बड़ा किरदार जताने के लिए ओवैसी सीधे योगी पर हमला बोल रहे हैं। उधर बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है। ओवैसी देश के सामाजिक समरसता को खत्म करना चाहते हैं, लोगों में जाकर के भ्रम फैलाते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिनको जीना है वो जिए। ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है, जिसके सहारे वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन योगी ने पंचायत चुनाव के नतीजों से ये जता दिया है कि चुनाव में ऐसे दावों का दम फूलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लखनऊ से अनिल भारद्वाज और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। असदुद्दीन ओवैसी भी जानते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी क्या कर सकती है और कितना कर सकती है, मगर ओवैसी का सीधा सा मकसद है यूपी की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, जैसे उन्होंने बिहार और बंगाल के चुनाव में कर दिखाया था। तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और भगवाकरण, इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द बुना जा रहा है यूपी की चुनावी सियासत का सारा ताना बाना, जिसके एक छोर पर हैं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और एसपी बीएसपी कांग्रेस जैसी पार्टियों को दूसरे छोर पर बताकर बीजेपी हमला बोल रही है। लेकिन अब सत्ता के इन्हीं दो छोर के बीच केंद्र बनाने की कोशिश में हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देकर यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। विरोधी इस बयान को ओवैसी के ध्रुवीकरण वाले प्लान का हिस्सा बता रहे हैं, तो बीजेपी इसे विपक्ष की तुष्टीकरण वाली नीति का नया चेहरा। उसके बाद ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आदित्यनाथ को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबका मकसद है। आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देंगे का मतलब कि आप चुनाव को पोलराइज करने की बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ मुद्दा है या उत्तर प्रदेश में जो आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा गुंडागर्दी की गई है वो मुद्दा है? आदित्यनाथ मुद्दा है या आदित्यनाथ की सरकार में जो बेरोजगारी बढ़ी है वो मुद्दा है? आदित्यनाथ मुद्दा है या आदित्यनाथ की सरकार में जो बिजली के दाम आसमान पे पहुंचे हैं वो मुद्दा है? अब तुष्टीकरण की राजनीति में ओबीसी, कांग्रेस और सपा रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये सब मिलकर के भी लड़े तब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिक नहीं सकते। लेकिन इन हमलों से ये बात तो साफ है कि यूपी के चुनाव में ओवैसी की एंट्री ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा बेचैनी उन दलों में है जिनके मुस्लिम वोटरों पर पकड़ मजबूत है और नए दावेदार के तौर पर ओवैसी उनके सामने चुनौती बन सकते हैं। ओवैसी यूपी की 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं और खुद को मजबूत बनाने के लिए वो बीजेपी के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और कई छोटी पार्टियों के साथ
घेराबंदी कर रहे हैं। यूपी में चुनाव को लेकर ओवैसी ने ऐसा दांव चला है कि खुद ओम प्रकाश राजभर भी उनके दावे को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। अब इसमें उनकी भी बात शामिल हो गई। हालांकि ओवैसी की चुनौती का एक पहलू और भी है। उन पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। इसकी वजह है उनके उकसाने वाले बयान। कांग्रेस समेत बाकी विरोधी दलों का आरोप है कि वो ऐसे बयानों से वोटों की धार्मिक गोलबंदी करते हैं, जिससे आखिरकार बीजेपी को ही फायदा होता है। ओवैसी साहब का ये जो स्टेटमेंट है, ये योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का है, इसलिए कि 4.5 साल सरकार को गुजरने के बाद यूपी की आम जनता जो सरकार और सरकार के कामों से मायूस है, ख़ास तौर से कोरोना में देख लीजिए यूपी की आवाम का क्या हाल हुआ है। और एक मैसेज जा रहा है यूपी के अंदर के इस मर्तबा योगी जी की सरकार नहीं आएगी, और मुकाबला नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुकाबला यूपी में योगी जी यानी भाजपा और समाजवादी का नजर आता है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान ओवैसी पर कुछ ऐसा ही हमला ममता बनर्जी ने भी बोला था। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी का डर हुआ तो ममता ने ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगा दिया था। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। जिसके बाद ओवैसी ने अपने ही अंदाज में ममता बनर्जी के इस हमले का जवाब दिया था। मुख्यमंत्री मगरबी बंगाल को कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। ममता बनर्जी गुरूर और अहंकार का शिकार होकर इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रही हैं। उनको अब तक अपनी ज़िंदगी में मीर जाफ़र और मीर सादिक से वास्ता पड़ा है, उनको अभी तक कोई सच्चे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा है। अब ओवैसी अपने ऐसे ही अंदाज के साथ यूपी के सियासी समर में उतर चुके हैं और सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन योगी बार बार कह रहे हैं कि हमले कितने भी हो, 2022 में यूपी में फिर कमल खिलकर रहेगा। आज पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों के परिणाम सामने आए हैं। ये परिणाम भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। जीत हार के इन दावों के बीच यूपी की चुनावी बयार ज्यों त्यों आगे बढ़ेगी। बयानबाजी और हमलों का दौर भी तेज होगा। ओवैसी के पहले बयान से ही इस बात के साफ संकेत मिल चुके हैं। अनिल भारद्वाज और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक।